नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का टॉप ट्रेंडिंग जीके पर स्वागत है। इस पर्टिकुलर वीडियो में देखने वाले हैं उत्तक संबंधित रेलवे के प्रीवियस एग्जाम, जैसे आपका 2024 रेलवे एग्जाम, 2018 ग्रुप डी एग्जाम, 2022 के एग्जाम, अब तक रेलवे के जो एग्जाम्स हुए हैं ना लेटेस्ट सीबीटी वाले, उसमें उत्तक संबंधित पूछे गए लगभग 70 के आसपास वाले यहाँ पर अपन कवर करेंगे। आगामी ग्रुप डी एग्जाम के लिए वेरी इंपोर्टेंट है। ये क्वेश्चन अपन कहाँ से ले रहे हैं तो बता दूं, टेक्स्ट बुक ने हाल ही में रेलवे एग्जाम्स स्पेशल सामान्य विज्ञान में 4000 प्लस टीसीएस पीवाईक्यू की एक बुक लॉन्च की है। उसमें पर्टिकुलर ये जो उत्तक संबंधित जो क्वेश्चंस दे रखे हैं वो अपन हल करेंगे। बाकी जो भी कैंडिडेट हैं इस बुक को खरीदना चाहते हैं, बेस्ट बाय लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। ये बुक नई स्मार्ट बुक है क्योंकि इसमें स्मार्ट आंसर कुंजी देखने को मिलेगी, व्याख्या सहित हल भी रहेगा जो इस वीडियो के एंड तक आपको देखने को मिल जाएगा प्रत्येक सवाल के साथ में। अमेजन फ्लिपकार्ट दोनों पर अवेलेबल है। बाकी यहाँ पर अपन बढ़ते हैं, ये सभी आप चैप्टर देख सकते हो। अपन ने कोशिका, अनुवांशिक और विकास से संबंधित है लगभग 150 के आसपास क्वेश्चंस का 3 वीडियोस कवर कर लिए थे। अब यहाँ पर उत्तक संबंधित सारे सवाल अपन देखने वाले हैं। चलिए यहाँ पर कंटिन्यू कर लेते हैं। बाकी ये वीडियो आप 30 सितंबर को देख रहे हैं तो आप बेहतरीन ऑफर जो अभी लाइव है उसका फायदा उठा सकते हो। टेक्स्ट बुक पास प्रो लोवेस्ट प्राइस की डील अभी चल रही है। टीटीजी के कूपन कोड यूज करना, मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। आगामी एनटीपीसी हो गया, अभी आ चुकी है 2025 की रिक्रूटमेंट, एएलपी है, टेक्नीशियन है और बाकी ग्रुप डी तो अभी एग्जाम होना ही है। सभी एग्जाम्स के मॉक टेस्ट 2024 का पेपर भी यहाँ पर मिल जाएगा, 2025 के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एक बार पास प्रो ले लिया, 1 साल की वैलिडिटी में सारे एग्जाम्स के एक्सेस आपको मिल जाएगा। तो यहाँ आप टीटीजी के कूपन कोड से लाभ उठा सकते हो। चलिए प्रश्न देखिएगा, ग्रास नली यानी जो अपनी आहार नाल है और मुंह के अस्तर को भी किससे ढका जाता है? टेक्नीशियन 2024 में पूछा गया है। प्योर एनसीईआरटी बेस्ड ये क्वेश्चन आपका स्पेशली है। करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा शल की उपकला। उपकला यानी एपिथेलियम टिश्यू। अब आप कहेंगे एपिथेलियम टिश्यू क्या होता है? अपने शरीर का जो भी पार्ट है, चाहे आंतरिक है, बाह्य पार्ट है, जो ढकी हुई अवस्था में रहता है वो उस एपिथेलियम उत्तक के कारण ही रहता है। जंतु के शरीर को ढकने या फिर बाह्य रक्षा प्रदान करने वाले उत्तक ही आपका एपिथेलियम उत्तक या फिर उपकला उत्तक कहते हैं। जो त्वचा भी अपना एक एपिथेलियम उत्तक है। अब यहाँ पर मैं सभी के बारे में बताता हूँ क्योंकि आप एनसीईआरटी देखेंगे ना उत्तक वाला चैप्टर, उसमें आपको 4 टाइप के एपिथेलियम देखने को मिलेगा। एक तो आपका शल्की हो जाएगा, फिर घनाकार हो जाएगा, उसके बाद आपका हो जाएगा स्तंभाकार। ये सभी एनसीईआरटी में दे रखा है। जैसे आप पक्षमाभी भी बोलते हो स्तंभाकार को, पक्षमाभी भी। उसके बाद आपका स्तृत शल्की, स्तृत शल्की हो जाएगा। यहाँ पर आपका शल्की उपकला करेक्ट है। और जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे कोशिकाओं में रक्त नलिका का स्तर होता है ना, जहाँ पदार्थ एक तरीके से वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली से आर पार होते हैं, वो किससे बना होता है? वो चपटी एपिथेलियम उत्तक, जिसे आप बोलते हो सरल शल्की उत्तक। सरल शल्की एपिथेलियम उत्तक है। जो रक्त नलिका का स्तर होता है, कुपिका होता है, वो सरल शल्की होता है। बाकी शल्की उपकला आहार नाल या फिर मुंह का अस्तर होता है शल्की उपकला। और भी एग्जाम में सवाल पूछते हैं, अपनी जो त्वचा है ना, त्वचा वो किससे बनी है? वो भी शल्की एपिथेलियम से। शल्की एपिथेलियम से बनी है। रक्षात्मक कवच है या फिर त्वचा हो गई है। अब बात करते हैं जहां पर होता है अवशोषण। अपने शरीर में अवशोषण जैसे आप देखते हो छोटी आंत में होता है, विल्ली नुमा स्ट्रक्चर होती है। तो आंत के भीतरी अस्तर में भी लंबी एपिथेलियम कोशिकाएं होती हैं। ये स्तंभाकार एपिथेलियम होता है। जो आपको बताया ना स्तंभाकार, ये आपको आंतों में देखने को मिलता है। स्तंभाकार एपिथेलियम जहां पर पदार्थों का अवशोषण किया जाता है। अब यहाँ पर एपिथेलियम एक होता है घनाकार एपिथेलियम। घनाकार ये जो आपको दिख रहा है ये वृक्कीय नली, एग्जाम में पूछा जाता है वृक्कीय नली में कौन सा उत्तक होता है। तो वृक्कीय नली हो गई, लार ग्रंथि हो गई, उसकी नली में अस्तर का निर्माण होता है घनाकार एपिथेलियम से। ये प्रमुख एपिथेलियम उत्तक कहाँ कहाँ होते हैं आपको बता दिए। अब बढ़ते हैं अगले सवाल में। बाकी यहाँ पर स्मार्ट आंसर की देखेंगे इसकी, तो स्मार्ट बुक इसलिए नाम है। देखिए यहाँ पर पहले सवाल का ए आंसर टिक किया है ना, इसको आपको 25 सेकंड में करना था। यानी आपका आइडियल समय है 25 सेकंड कैंडिडेट का टाइम टू आंसर है। 21% कैंडिडेट ने इसको सही किया है और 26 ने स्किप कर दिया, बाकी ने क्या किया? गलत किया है। तो यहाँ से आप अपनी स्थिति देख सकते हो, अन्य कैंडिडेट के सापेक्ष हर सवाल का आपको टीटीए या फिर स्किप कितने ने किया वो डाटा मिल जाता है। बाकी यहाँ पर व्याख्या सहित हल भी रहता है। चलिए अगला सवाल। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संयोजी उत्तक का उदाहरण नहीं है?
संयोजी उत्तक जैसे अपना ब्लड है ना, वो एक संयोजी उत्तक है। तो यहाँ पर कौन सा संयोजी उत्तक का उदाहरण नहीं है? तो इनमें से आप करेक्ट आंसर देखेंगे दूसरे का, तो ए हो जाएगा। ट्रेकिड संयोजी उत्तक का उदाहरण नहीं है। बाकी हड्डियां हैं, उपास्थि है, ये जुड़ती है, कनेक्ट होती है, कनेक्टिव टिश्यू है। तो अस्थि, उपास्थि, रक्त, ये सभी संयोजी उत्तक है। ट्रैकिड होता है जैसे पेड़ पौधों में, जाइलम उत्तक में ये ट्रैकिड इसका पार्ट हो जाएगा। तो ये अलग है, संयोजी टिश्यू नहीं है। अगला है तनों और जड़ों के बढ़ते हुए, ये ऊपर भी टेक्नीशियन 2024 में रखा है। तनों और जड़ों के बढ़ते हुए सिरों पर कौन सा उपस्थित होते हैं और तने और जड़ की लंबाई में वृद्धि करता है? तो कौन से उत्तक हैं तने और जड़ की लंबाई में वृद्धि करता है? तो तीसरे का आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा सी, शीर्ष विभ्युतक। लंबाई में जो तने की लंबाई में या फिर जड़ों की लंबाई में वृद्धि होती है, तो शीर्ष वाला जो ऊपर अपर पार्ट वाला शीर्ष वाला विभ्युतक है उसी कारण होती है। ये सी करेक्ट हो जाएगा, टेक्नीशियन में आपका पूछा गया है। बाकी यहां पर आप बात करेंगे पार्श्व विभ्युतक या फिर कह सकते हो लेटरल वाला, ठीक है, ये लेटरल मेरिस्टम। ये तने या फिर जड़ का घेरा होता है ना, घेरा जैसे आप कहते हो ग्रिथ, तो घेरा इस मोटाई की वृद्धि करता है पार्श्व। और अंतर्वेशी विभ्युतक, ये भी एक विभ्युतक का प्रकार है, अंतर्वेशी विभ्युतक है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम है। ये पैरों के आधार पर होता है, ये अंतर्वर्षी पैरों के आधार पर होते हैं और पत्ती के आधार पर वृद्धि करता है एक तरीके से। नेक्स्ट देखते हैं वह उत्तक जो पौधे को कठोर और कड़ा बनाता है और पौधे के भागों को मजबूती प्रदान करता है। ये भी टेक्नीशियन वहां रखा है। मजबूती प्रदान करने वाला कौन सा हो जाएगा? तो यहां पर आपका हो जाएगा स्क्लेरेनकाइमा। कौन सा हो जाएगा? दृढ़ोतक हो जाएगा। एक सरल स्थायी उत्तक है दृढ़ोतक, सरल स्थायी उत्तक जिसकी कोशिका भित्तियां किससे बनी होती है? लिग्निन की। किसकी? लिग्निन के कारण बहुत मोटी होती है कोशिका भित्ति और इसी के कारण ये मजबूत है। लिग्निन एक सीमेंट जैसा पदार्थ होता है और इन कोशिकाओं को कठोर कड़ापन बनाने में सहायता करता है और यांत्रिक सहारा एक तरीके से मैकेनिकल सपोर्ट देता है पौधे को ही। यानी पौधा बिना टूटे लचीलेपन, वैसे पौधे को लचीला पाने वो कोलेन काइमा प्रदान करता है। क्योंकि स्क्लेरेन काइमा की बात करें ना, ये एक तरीके से मृत कोशिकाओं से बना हुआ है। स्क्लेरेन काइमा कोशिकाएं लंबी होती है, पतली होती है, नुकीले सिरे होते हैं, लेकिन मृत होती है, कोशिकाएं मृत होती है दृढ़ोतक की। या फिर लिग्निन के कारण बहुत मोटी होती है, उसी के कारण उसमें मजबूती होती है। आंतरिक स्थान नहीं होता, ध्यान देना, दृढ़ोतक में। और बाकी यहाँ पर नारियल का रेशेदार छिलका, यहाँ पर आपको उदाहरण इसका देखने को मिलता है। और आप देखेंगे तने का सेवन मंडल है वो भी दृढ़ोतक है। पत्तियों के सिराओं में ये देखने को मिलता है। या फिर बीज या फलों का कठोर छिलका है वो भी दृढ़ोतक है। और आपने कोलेन काइमा का बता दूं, जीवित कोशिकाएं होती है कोलेन काइमा में, लचीलेपन के लिए सहायक है, यांत्रिक सहायता प्रदान करता है कोलेन काइमा, जो यहाँ पर आपको दे रखा है। क्लोरेन काइमा है, ये कोलेन काइमा, ठीक है। और पर्णवृंत और तने की एपिडर्मिस के नीचे पाया जाता है कोलेन काइमा। बाकी यहाँ पर बात करें अपन पेरेन काइमा का, पाद में सबसे अधिक पाया जाने वाला उत्तक है मर्दूतक या फिर पेरेन काइमा, जो यहाँ पर विकल्प में नहीं दे रखा है। पतली होती है क्योंकि उसकी कोशिका भित्ति सेलुलोज से बनी होती है। कार्य होता है भोजन का भंडारण करना। अगला सवाल देखते हैं, टेक्नीशियन 2024 में रखा है कौन सा उत्तक जटिल पौधों की एक विशिष्ट विशेषता है जिससे स्थलीय वातावरण में उनके अस्तित्व को संभव बनाया है? जटिल पौधों की एक विशिष्ट विशेषता, तो इनमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, सेहवन उत्तक हो जाएगा। सेहवन उत्तक करेक्ट है। सेहवन यानी आपका इसमें जाइलम है, फ्लोएम है, जो पेड़ पौधों को जल या फिर भोजन के स्थानांतरण के लिए इंपोर्टेंट है, वो आपके जाइलम टिश्यू है। तो स्थलीय वातावरण के उनके अस्तित्व को संभव बनाता है, पानी वगैरह की सप्लाई है, खाने की सप्लाई है, सेहवन उत्तक है, या फिर कह सकते हो जाइलम और फ्लोएम के द्वारा। मृत उत्तक होते हैं, मृत उत्तक मैंने बताया स्क्लेरेन काइमे में होते हैं, जो यहाँ पर एक बेहतर उदाहरण आपको नारियल का छिलका बताया था। नारियल के छिलके में मृत उत्तक या पर स्क्लेरेन काइमा पाया जाता है। और स्क्लेरेन काइमा कहाँ पर पाया जाता है? पत्तियों के सिराओं में, ठीक है, या फिर फलों के कठोर छिलकों में पाया जाता है। तो छठे का विकल्प ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक तनों में सेहवन बंडलों के चारों ओर, पत्तियों की सिराओं में और बीजों और नटों के कठोर आवरण में? अभी आपको बताया डायरेक्टली एनसीईआरटी की लाइन यहाँ पर इन्होंने चिपका दी है। ये स्क्लेरेन काइमा है, सेहवन बंडल के चारों तरफ, पत्तियों की सिराओं में, बीज और नटों के कठोर आवरण में स्क्लेरेन काइमा पाया जाता है। आपको इसी टाइप से कोलेन काइमा का भी एनसीईआरटी में दे रखा। कोलेन काइमा, कोलेन काइमा कहां पर पाया जाता है? पेटियोल या फिर आप कह सकते हो पर्णवृंत, पर्णवृंत और तने की एपिडर्मिस के नीचे,
एपिडर्मिस त्वचा। तो तने की एपिडर्मिस या फिर पर्णवंत इसके नीचे पाया जाता है और ये पादप के वृद्धि करते अंग जैसे कि तना पत्तियों में पाया जाता है। क्या बात कर रहा हूं मैं? कॉलेन काइमा की। ठीक है। और इसी प्रकार से पेरेन काइमा आपने देखा, पेरेन काइमा पादप के कोमल भागों में पत्ती, जड़, तना जड़ के भीतर पाया जाता है और पौधे में भोजन का भंडारण करते हैं। जो आपको क्लोरेन काइमा और एरेन काइमा देखने को मिलता है वो पेरेन काइमा के अंतर्गत ही आते हैं। क्लोरेन काइमा है जिसकी वजह से क्लोरोफिल होता है, पौधे भोजन बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस। एरेन काइमा की वजह से पौधे में हवा की गुहिकाएं होती है जो पौधे पानी में तैरने में मदद होती है। वो सभी पेरेन काइमा के ही भाग हैं। जटिल स्थायी उत्तक के बारे में गलत कथन की पहचान करें। सवाल नंबर 8, जटिल स्थायी उत्तक के बारे में गलत स्टेटमेंट कौन सा है? सेहवन। देखिए जटिल स्थायी उत्तक में 2 उत्तक आते हैं, एक तो आपका जाइलम आता है, एक आता है फ्लोएम। तो उसके बारे में यहां पर आपको पूछा है। स्टेटमेंट देखो, सेहवन मंडल जटिल उत्तकों की एक विशिष्ट विशेषता है। बिल्कुल, जटिल उत्तक में पेरेन काइमा और कॉलेन काइमा शामिल है। गलत हो गए ना, जटिल उत्तक में पेरेन काइमा और कॉलेन काइमा शामिल है, ये तो गलत स्टेटमेंट है क्योंकि जटिल स्थायी उत्तक में आपका जाइलम और फ्लोएम है और सरल स्थायी उत्तक में पेरेन काइमा, कॉलेन काइमा और स्प्रेन काइमा आपको देखने को मिलती है। तो 8वें का बी करेक्ट है। बाकी यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट है कि जटिल उत्तक में एक से अधिक प्रकार की कोशिकाएं होती है। एक जटिल उत्तक में कोशिकाएं एक सामान्य कार्य करने के लिए एक साथ काम करती, ये सभी करेक्ट है। पौधे में लचीलापन किसके कारण आता है? तो आपको ये भी टेक्नीशियन में पूछा गया, कॉलेन काइमा के कारण आता है। 9वें का आंसर बी कॉलेन काइमा, जटिलापन आता है, लचीलापन आता है, टूटती नहीं है पौधे की टहनी वगैरह, लचीलापन। पौधे में लचीलापन किस, ये टेक्नीशियन में आ गया दोबारा, किस स्थायी उत्तक के कारण होता है जो पौधे के विभिन्न भाग जैसे प्रतान और लताओं के तने को बिना टूटे झुकने में सक्षम बनाता है? तो ये आपका बार बार आ रहा है, आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा कॉलेन काइमा, कहीं क्लोरेन काइमा न कर दो आप। पौधे में कुछ अपशिष्ट उत्पादों को रेजिन और गोंद के रूप में विशेष रूप से किसमें संग्रहित किया जाता है? यह भी टेक्नीशियन वहां रखा है। अपशिष्ट उत्पाद आप गोंद के रूप में संग्रहित कर रहे हो, रेजिन के रूप में संग्रहित कर रहे हो, तो वो किसमें संग्रहित किया जाएगा? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 11वें का सी यहां पर। ठीक है, पुराने जाइलम में, पुराने जाइलम में करेक्ट हो जाएगा। देखिए जब हम जाइलम उत्तक की बात करते हैं तो जाइलम के अलग अलग भाग है। जाइलम का काम क्या होता है? पौधे में एक तो पानी एंड खनिज लवण को जड़ से पत्तियों तक ले जाना, खनिज लवण और पानी को जड़ से पत्तियों तक ले जाना, ये इसका कार्य है। 4 प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं जाइलम। 4 अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं कौन सी है? एक तो आपका ट्रैकिड है। क्या है? ट्रैकिड। मैंने आपको शुरुआत में एक सवाल में मेंशन किया, ट्रैकिड कोशिका, या फिर इसे बोलते हैं वाहिनिका। क्या बोलते हैं? वाहिनिका। लंबी होती है, ठीक है, नलिकाकार मोटी भित्ति वाली होती है, कठोर और लिग्निकृत होती है। ठीक है, और ट्रैकिड जैसे कार्य है पानी और खनिज लवणों का ऊर्ध्वाधर सेवन, ऊपर की तरफ सेवन। उसके बाद वेसल होती है, वाहिका बोलते हो आप उसे, वेसल, जो भी बेलनाकार और चौड़ी गुहा वाली एक तरीके से कोशिका होती है और यहाँ पर पानी और खनिजों को तेजी से सेवन करने में मदद करती है वाहिका। फिर एक जाइलम पेरेनकाइमा होता है जो जीवित कोशिकाएं होती है और भोजन का संग्रहण करती है, जाइलम पेरेनकाइमा। और एक लास्ट में जाइलम रेशे होते हैं। जाइलम रेशे हैं जो जाइलम तंतु लंबी कोशिकाएं या फिर जिसे जाइलम रेशे बोलते हो, लिग्निन की ये होती है और मृत भी हो सकती है। तो यहाँ पर जाइलम पौधे के लिए पानी की पाइपलाइन की तरह कार्य करता है, ऐसे कह सकते हो। जाइलम उत्तक के कौन से तत्व परस्पर जुड़े जलवाहक चैनल बनाते हैं? एएलपी 2024 में पूछा गया है, कौन से तत्व परस्पर जुड़े जलवाहक चैनल बनाते हैं? देखिए मैंने आपको अभी जाइलम का बताया, इसमें एक वाहिनिका होती है, एक वाहिका होती है। 2 ही चीज है जल के लिए पाइपलाइन काम करने, वाहिनिका और वाहिका। ये दोनों ही मिलकर, वाहिकाएं और ट्रैकिड जिसे आप बोलते हो वाहिनिका, ये दोनों ही मिलकर जलवाहक चैनल बनाएंगे। बाकी यहाँ पर एक होता है जाइलम पेरेनकाइमा और जाइलम फाइबर रेशे। तो जाइलम पेरेनकाइमा का काम है भोजन का संग्रहण करना, स्टोर करना स्टार्च के फॉर्म में, और जाइलम फाइबर है जो पौधे को मजबूती और सहारा प्रदान करती है। 2 चीजें अलग है। वाहिकाएं और ट्रैकिड्स है, ये एक तरीके से पाइपलाइन की तरह काम करेंगी। तने या शाखा पर पत्तियों की व्यवस्था के पैटर्न को क्या कहते हैं? तो तने या शाखा पर पत्तियों की व्यवस्था के पैटर्न को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दोस्तों फाइलोटैक्सी। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, फाइलोटैक्सी। फाइलोटैक्सी हो जाएगा। फाइलोटैक्सी पौधों पर पत्तियों के एक तरीके से आयोजन को संदर्भित करता है जो एकांतर विपरीत या चक्राकार हो सकता है, फोटोसिंथेसिस के लिए मदद करता है। ये निम्नलिखित में से कौन सा सबसे सामान्य सरल स्थायी उत्तक है?
तो सब सरल स्थायी उत्तक है। सबसे अधिक मात्रा में कौन सा पाया जाता है, तो आपको शुरुआत में ही बताया था, वो पाया जाता है पैरेनकाइमा, जो एक तरीके से आप कह सकते हो सरल स्थायी उत्तक होता है और पादप में सबसे अधिक पाया जाने वाला होता है। जैसे आप मृदु तक भी बोलते हो, क्या बोलते हो, मृदु, नाम से स्पष्ट, बिल्कुल मृदु है, मीठा है। कोशिका भित्ति बिल्कुल पतली होती है, कोशिका भित्ति है, सेल वॉल है, पतली होती है और सेलुलोज से बनी होती है, सेलुलोज से कोशिका भित्ति बनी होती है और ये जीवित कोशिकाएं होती है, ध्यान देना। कोशिकाओं के बीच रिक्त स्थान होते हैं या फिर कह सकते हो कोशिकाएं बंधन मुक्त होती हैं, किसमें, मृदुतक में। और पादप के कोमल भाग में ये पाया जाता है, पत्ती जड़ के एकदम भीतर पाया जाता है, अंदर पाया जाता है, पत्तियों के तना के जड़ के जो कोमल भाग होता है, एक भोजन का स्टोर करता है ना, ये तो कोमल भागों में स्टोर फॉर्म में है, जो क्लोरेनकाइमा इसी पैरेनकाइमा के अंतर्गत आता है। एरेनकाइमा जो खाली जगह होती, गुइकाएं होती, वो एरेनकाइमा पौधे तैरते हैं उसकी वजह से। विभ्युतक उत्तक की कोशिकाएं बहुत सक्रिय होती है, लेकिन उनमें क्या कमी होती है। विभ्युतक उत्तक की कोशिकाएं एनटीपीसी 2024 में पूछा गया है। विभ्युतक उत्तक की कोशिकाएं, विभ्युतक 3 प्रकार के एक तरीके से उत्तक होते हैं। एक तो आपका सबसे एपिकल शीर्ष होता है, शीर्ष विभ्युतक। एक आपका पार्श्व होता है, जो आपको शुरुआत में ही बताया था, पार्श्व विभ्युतक। और बाकी एक होता है अंतर्विष्ट विभ्युतक होता है। विभ्युतक वे उत्तक होते हैं जो कोशिका विभाजन के माध्यम से पौधे में वृद्धि के लिए, पौधे में वृद्धि होती है विभ्युतक के लिए, कोशिका विभाजन के द्वारा पौधे में वृद्धि होती है और हर जगह नहीं, पौधे के विशिष्ट क्षेत्रों में अलग अलग पाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर पूछा है बहुत सक्रिय होती है उत्तक की कोशिका, क्योंकि विभाजन का काम करती है, 1 से 2 कोशिका बनती है, अनेक कोशिका बनती है। और लेकिन उसमें एक चीज की कमी होती है, कोशिकाएं हैं, उन कोशिकाओं में, विभ्युतक की कोशिका में रसधानियों की कमी होती है। सघन कोशिका दैरो, पतली सेलुलोज भित्तियां, प्रमुख केंद्रक होता है, तभी तो विभाजन होता है, लेकिन रसधानियों की कमी होती है। तो 15 का बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। जाइलम का क्या कार्य है। जाइलम ज से जल और खनिजों का चालन करेगा, बिल्कुल इजी है। मिट्टी से प्राप्त, ये भी एलपी मार्क का, मिट्टी से प्राप्त जल और खनिजों को स्थानांतरित करता है, मिट्टी से जल जाइलम करता है। जबकि फ्लोएम प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, यहां पर हो जाएगा आपका फ्लोएम, प्रकाश संश्लेषण द्वारा जो पत्तियों में भोजन बनता है वो पौधे के सभी भागों में पहुंचाता है, तो अन्य भागों तक पहुंचाता है, ये फ्लोएम हो जाएगा। तो जाइलम फ्लोएम आप करेक्ट करेंगे। पादप काय में शीर्ष विभ्युत की उत्तक की स्थिति क्या होती है। शीर्ष यानी टॉप पर, जड़ के टॉप पर हो जाएगा, तने के टॉप पर हो जाएगा, बढ़ते हुए शीर्षों पर हो जाएगा। तो ये इजी सवाल पूछे गए हैं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए जो संधि के पास या फिर नोड्स के पास जो उत्तक पाया जाता है वो आपका होता है अंतर्विष्ट विभ्युतक। पर्व संधियों के पास पाया जाता है अंतर्विष्ट, ध्यान देना इंपॉर्टेंट है। जो घास जैसे पौधे में उत्तक पाया जाता है पर्व संधियों में, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक विषमांगी पॉलीसेकेराइड मध्य लैमेला में उपस्थित होता है, जो ये देखिए एनटीपीसी में। देखिए आप एएलपी के सवाल देखेंगे, टेक्नीशियन के सवाल देखेंगे, जेई के सवाल देखेंगे, वो प्योर एनसीईआरटी से। एनटीपीसी के एनसीईआरटी से नहीं होकर थोड़े आपको अलग लेवल के सवाल देखने को मिलेंगे। प्राकृतिक विषमांगी पॉलीसेकेराइड मध्य लैमेलास में उपस्थित होता है, जो आसन्न पादप कोशिकाओं को मजबूत करता है और पादप उत्तकों को संसर्जन प्रदान करता है। तो करेक्ट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा सी, पैक्टिन। क्या है, पैक्टिन। तो इसको सरल भाषा में समझने सवाल को, कि जो पादप कोशिकाएं होती है, यहां पर बात हो रही है पादप कोशिकाओं की। पादप कोशिकाओं आपस में किससे जुड़ी होती है, एक परत होती है जिसे बोलते हैं मिडल लमेला, मध्य लमेला। तो मध्य लमेला नामक परत से पादप कोशिका, जिस प्रकार आप सीमेंट से जोड़ते हो ना पत्थरों को, तो सीमेंट से जिस प्रकार, इसी प्रकार से मध्य लमेला ये पादप कोशिकाओं को जोड़ने वाली परत है। और ये एक चिपचिपी पॉलीसेकेराइड इसमें पाया जाता है। ठीक है, पॉलीसेकेराइड जो चिपचिपा होता है, जोड़ने का काम करता है, पैक्टिन नाम का ये होता है। पैक्टिन नाम का ये पॉलीसेकेराइड होता है। इसमें पैक्टिन नाम का प्राकृतिक चिपचिपा पॉलीसेकेराइड पाया जाता है और यही पैक्टिन आसपास की कोशिकाओं को मजबूती देता है। मजबूत एक एडिसिव का काम करता है, एडिशन यानी जोड़ने का काम करता है, चिपकाने का काम करता है। पॉलीसेकेराइड जो चिपचिपा होता है, जो पादप कोशिकाओं को कनेक्ट करता एक पॉलीसेकेराइड है। निम्नलिखित में से कौन एक संयोजी उत्तक है। टेक्नीशियन 2024 में पूछा गया। कनेक्टिव टिश्यू ब्लड है, इतना इजी सवाल है। संयोजी उत्तक कौन सा है, तो रक्त में हमेशा आपका, हड्डियों में आपका कनेक्टिव टिश्यू या फिर संयोजी उत्तक पाया
जाता है। हमारे शरीर में गति के लिए कौन सा उत्तक उत्तरदायी है? गति के लिए कौन सा उत्तक? देखिए, उपकला उत्तक या फिर उत्तक या एपिथेलियम उत्तक, ये ढकने का काम करता है। और गति के लिए उत्तक रहेगा पेशीय। गति जो मूवमेंट होता है वहां पर पेशीय उत्तक है। ये करेक्ट हो जाएगा सवाल नंबर 21 का सी करेक्ट है। मानव शरीर में कौन सा अंग स्त्रीकृत शल की उपकला से बना होता है? शल की शुरुआत में स्त्रीकृत शल की उपकला से निम्नलिखित में से कौन सा है? तो पहले ही सवाल में इसको अपन ने डिस्क्राइब कर दिया था, बाकी यहाँ पर त्वचा करेक्ट हो जाएगा। स्त्रीकृत शल की है, त्वचा होता है, और उसमें आपका शल्की कौन सा था? आपका आहार नाल का भाग था, वो शल्की दे रखा था, जो ग्रास नली था और मुख हुआ का स्तर। निम्नलिखित में से किसके संकुचन और शिथिलन से अंगों की गति होती है? पेशी कोशिकाएं संकुचन और शिथिलन करती हैं, तभी आपके अंगों की गति होती है। इतना इजी सवाल। कई तंत्रिका तंतु किस उत्तक द्वारा एक साथ बंधे होते हैं और एक तंत्रिका बनाते हैं? तो किस उत्तक द्वारा एक साथ बंधे होते हैं? कई तंत्रिका तंतु और एक तंत्रिका बनाते हैं। तो यहां पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कनेक्टिव टिश्यू या फिर संयोजी उत्तक, जो जोड़ने का काम करते हैं। नेक्स्ट है, जब कोई क्रिया या गति करनी होती है तो जानवरों में अंतिम कार्य कौन सा उत्तक करता है? गति के लिए बार बार घुमाकर पूछा जा रहा है। पेशीय उत्तक आपकी गति के लिए जिम्मेदार है। निम्नलिखित में से कौन सा उपकला उत्तकों का कार्य है? उपकला उत्तक या फिर एपिथेलियम टिश्यू जो ढकने का काम करेगा, जो एक तरीके से कह सकते हो सुरक्षा प्रदान करता है। तो बी करेक्ट है, अपनी सुरक्षा प्रदान करेगा। दर और संयोजी उत्तक के लिए सही विकल्प का चयन करें। लिक्विड फॉर्म में कनेक्टिव टिश्यू कौन सा है? बिल्कुल आपको दिख रहा भाई, ब्लड ही तो लिक्विड है, और कौन सा लिक्विड है? निम्नलिखित में से कौन सा उपकला उत्तक की विशेषता नहीं है? एनटीपीसी 2024 में पूछा है, कौन सी उपकला उत्तक की विशेषता नहीं है? तो इसमें आप देखेंगे अंतरकोशिकीय स्थान नहीं होते हैं। उपकला उत्तक में एपिथेलियम टिश्यू में जगह होती है। शरीर के अधिकांश अंगों और गुहिकाओं को ढकने का काम करते हैं। और फिर यहाँ पर आपका दे रखा है घनीभूत रूप से संकुलित होते हैं। एक कोशिकीय तंतु रहित आधार झिल्ली द्वारा अंतर्निहित उत्तकों से अलग होते हैं, जो आपका गलत स्टेटमेंट हो जाएगा 28। दो अस्थियों को एक दूसरे से अन्य प्रकार के संयोजी उत्तक द्वारा जोड़ा जाता है, जिसे कहा जाता है ग्रुप डी 2018 में। दो अस्थियां हड्डी से हड्डी कनेक्ट है, बोन यहाँ पर बोन से कनेक्ट है। वो किसके द्वारा कनेक्ट होती है? तो बोन बोन से कनेक्ट होती है, वो आपके लिगामेंट के द्वारा होती है, वो स्नायु के द्वारा होती है। तो ये आपका विकल्प डी हो जाएगा, जिसे आप कहते हो लिगामेंट। ठीक है, हड्डी में फ्रैक्चर आ गया, लिगामेंट फ्रैक्चर। हड्डी आपस में कनेक्ट होती है, हड्डी से हड्डी। अब यहाँ पर कंट्रा है, जैसे आप टेंडन बोलते हो, टीबीएम, यानी ये बोन और मसल को जोड़ता है। टीबीएम यानी टेंडन है, ये बोन और मसल को, यानी आपका बोन कहेंगे हड्डी या फिर अस्थि कहेंगे, और पेशी, अस्थि और पेशियों को जोड़ता है। अब यहाँ पर उपास्थि भी दे रखा, बार बार उपास्थि आ रहा, कार्टिलेज आ रहा है। तो उपास्थि क्या होता है? जैसे आप कह सकते हो उपास्थि काफी मुलायम और मजबूत उत्तक है उपास्थि। ये आप कह सकते हो हड्डी और मांसपेशी के बीच कुशन या गद्दी कह सकते हो। गद्दी, कुशन, तकिया होता है, उसका काम करता है। गद्दी का काम करता है किसके मध्य? हड्डी और मांसपेशी के मध्य। हड्डी और मांसपेशी के मध्य गद्दी का काम करेगा, ऐसे कह सकते हो। मांसपेशी के मध्य गद्दी का, यानी हड्डियों को आपस में जोड़ने या फिर झटके सहने, शरीर को लचीला बनाने। कहां पर देख सकते हो? नाक का सिरा आपका उपास्तिका है, कान का ऊपरी हिस्सा उपास्तिका, कितना मुलायम होता है। गले में आपकी श्वास नली होती है। हड्डी में जो जॉइंट्स होते हैं वो कहीं ना कहीं उसमें कुशन गद्दी होती है, वो उपास्तिकी मिली होती है। मानव शरीर की त्वचा की सबसे ऊपरी परत जो अनावृत होती है, उसे क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर 30 का सबसे ऊपरी त्वचा जिस पर कोई आवरण नहीं होता, खुली होती, वो बाह्य त्वचा है। बिल्कुल खुली है बाह्य त्वचा। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति जटिल पादपों का एक विशिष्ट लक्षण है, जिसने स्थलीय पर्यावरण में उनकी उत्तरजीविता को संभव बनाया है? स्थलीय पर्यावरण में उत्तरजीविता जटिल पादपों की विशेषता है सेहवनी उत्तक। ग्रुप डी 2022 में भी आ रखा है, तो ऊपर आपने देखा है, अभी लेटेस्ट 2024 में भी ये रिपीट हुआ है। तो सेहवनी उत्तक है, यानी जल और आपका भोजन है, फ्लोएम और जाइलम के द्वारा जो अपन को मिलता है, उसी की वजह से उत्तरजीविता है वो बनी रहती है। तो 31 का सी करेक्ट है। प्रकाश संश्लेषण से गुजरने वाले हरे पादप उत्तकों के लिए एक अपशिष्ट उत्पाद क्या है? अपशिष्ट उत्पाद कहने का मतलब प्रोडक्ट है,
जो फोटोसिंथेसिस के बाद बनता है। फोटोसिंथेसिस पेड़ पौधे जब प्रकाश संश्लेषण करेंगे तो एक तो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेंगे और जड़ है ना वो जल ले लेगी पृथ्वी से। उसके बाद यहाँ पर जो क्लोरोफिल है वो पत्तियों में पाया जाएगा। पत्तियों में ये सारी क्रिया होती है जो प्रकाश को आकर्षित करेगा। प्रकाश जो अवशोषित काम करने का काम करेगा ना, खाएगा ना, वो क्लोरोफिल खाएगा, तो प्रकाश सूर्य का आएगा। ये सारे मिलकर आपका ग्लूको एक तरीके से कह सकते हो कार्बोहाइड्रेट बनाता है और साथ में ऑक्सीजन मुक्त होती है, बाई प्रोडक्ट है। तो ऑक्सीजन बन रही है फोटोसिंथेसिस से, तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। स्क्लेरेनकाइमा कोशिकाओं की भित्ति है वो लिग्निन के कारण मोटी हो जाती है। तो इस शुरुआत में ही मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट में बता दिया था कि लिग्निन के कारण मोटी होती है। हमारी अस्थियां किस प्रकार के उत्तक है? अस्थियां यानी हड्डियां अपनी। तो हड्डियां आपका ब्लड आपका कनेक्टिव टिश्यू है, स्योजी उत्तक है हड्डियां। और जो त्वचा है ना वो उपकला उत्तक है, एपिथेलियम टिश्यू है, जो 34 का डी है। पेशियां या फिर पेशी उत्तक हमारे शरीर में गति के लिए उत्तरदायी है, बार बार आ रहा गति पेशी उत्तक से। तना या मूल वृत्त के कारण वृद्धि करता है। तना या मूल वृत्त किसके कारण वृद्धि करता है? तना या फिर मूल वृत्त। तो कह सकते हो तने की मोटाई में जो वृद्धि होती है वो पार्श्व विभज्युतक के कारण होती है। शीर्ष विभज्युतक की उसकी लंबाई बढ़ती है आगे से आगे, मोटाई पार्श्व विभज्युतक से ही बढ़ती है और अंतर्वेशी संधि में होता परोसंधि पर। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उत्तक नहीं है? यानी पादप जंतुओं में नहीं पाया जाता है, कौन सा जंतु उत्तक नहीं है? तो इनमें आप देखेंगे पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा है, ये पादप उत्तक है, बाकी सभी जंतु उत्तक है। तो 37 का भी सी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद कोलेनकाइमा उत्तक की कोशिकाएं किसके संचय के कारण मोटी हो जाती है? कोलेनकाइमा। जिस प्रकार आपने देखा स्क्लेरेनकाइमा में लिग्निन होता है, तो एनसीईआरटी में डायरेक्ट मेंशन कर रखा है कोलेनकाइमा की जो कोशिकाएं की कोशिका भित्ति मोटी होती है, तो मोटाई का कारण उसमें है एक तो सेलुलोज। क्या है? सेलुलोज। एक है आपका पैक्टिन, इनका जमाव हो जाता है। सेलुलोज और पैक्टिन के जमाव के कारण मोटी होती है। और स्क्लेरेनकाइमा लिग्निन के कारण बहुत मोटी होती है। ये एएलपी 25 में आपका या फिर एएलपी 24 वाली भर्ती जो नवंबर में एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया एक्चुअली। उत्तक की कोशिकाएं अलग अलग प्रकार के स्थायी उत्तक के निर्माण के लिए पृथक होती है। कौन से उत्तक की कोशिकाएं अलग अलग प्रकार के स्थायी उत्तक के निर्माण के लिए पृथक होती है? अब ये है विभज्युतक। विभज्युतक ही एक तरीके से कोशिका विभाजन होता है और नई कोशिकाएं बनती है। तो आप डायरेक्टली यहां पर टिक करेंगे विभज्युतक है, जहां से आगे ये सारी कोशिकाएं बन पाती हैं। विभाजन होता है वो विभज्युतक में ही होता है, 3 प्रकार के होते हैं। उत्तक एकमात्र पादप उत्तक है जो कोशिका विभाजन द्वारा नई कोशिकाओं का उत्पादन करता है। विभज्युतक है, या फिर इसे कह सकते हो इंग्लिश में मेरिस्टेमेटिक। ठीक है, तो मेरिस्टेमेटिक करेक्ट आंसर हो जाएगा 40 का डी। एरियुलर उत्तक, एरियुलर उत्तक का जैसे कि आपको बताया था एरियुलर एरेनकाइमा, ये पेरेनकाइमा के अंतर्गत ही रहता है। किसके बीच? एक भराव उत्तक का कार्य करता है, यानी गैप होता है, गुहिका होती है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा त्वचा और पेशियों के बीच में। त्वचा और पेशियों के बीच में भराव उत्तक है, जो जगह होती है वो एरियुलर उत्तक होती है, हवा, एयर। ठीक है, त्वचा और पेशियों के मध्य करेक्ट आंसर हो जाएगा 41 का। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मूलाधार के बारे में गलत है? निम्नलिखित में से कौन सा मूलाधार के बारे में गलत है? इसकी संरचना और कार्य सेहवनी भूमि पादप के मूल रोम के समान होते हैं। ये ग्रुप डी 18 में बिल्कुल सही है। तो ब्रायोफाइटा की निचली बाह्य त्वचा कोशिकाएं से बढ़ने वाले उपहार होते हैं। इसमें पूर्ण विकसित तना, मूल और पत्तियां होती है। गलत है। ये विभिन्न उत्कों से बनी बहुकोशिकी। देखिए आपको इसको समझाता हूं मैं क्या है। देखिए मूलाभ का मतलब होता है एक तरीके से कह सकते हो नकली जड़, जड़ जैसी संरचना, सहारा और पानी सोखने का काम करती है। असली जड़ तना पत्तियां इनमें नहीं होते हैं मूलाभ में। यहाँ पर मूल रोम के समान होती है, या फिर मूल रोम यानी जो जड़ से आगे छोटे छोटे बाल निकलते हैं उसी के समान ही होती है, ये मूलाभ होते हैं। अब मूलाभ में कह सकता हूँ धागे नुमा उभार होते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं? ये ब्रायोफाइट में धागे नुमा उभार होते हैं। ये ब्रायोफाइट इसमें पाए जाते हैं जो मिट्टी से पौधे को पकड़ कर रखते हैं, पौधे और मिट्टी को कनेक्ट करते, पकड़ कर रखते हैं और पानी और लवण यहाँ पर ये सोखते हैं। असली जड़ नहीं होते, जड़ जैसे दिखते हैं, नकली जड़ से आप कहेंगे। ये खुद ही जड़ नहीं होते, तो इसमें कहाँ तना, मूल, पत्तियां ये कहाँ होंगे? तो ये गलत हो जाएगा। और नेक्स्ट अपन देखते हैं, उत्तक में कोशिकाएं जीवित, लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से मोटी होती हैं।
देखिए स्क्लेरेन काइमा में तो मृत होती है, ये तो चीज स्पष्ट है, तो ये तो गलत हो जाएगा, जीवित कोशिका होती नहीं। दूसरी बात यहाँ पर कोशिकाएं लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से मोटी होती है। तो बात हो रही यहां पर आपके कोलेन काइमा की। कोलेन काइमा जीवित कोशिका है, पहली बात तो। दूसरी बात लंबी है। तीसरी बात कोनों पर अनियमित रूप से मोटी है। अनियमित यानी फिक्स मोटाई नहीं है, अलग अलग मोटाई है कोनों पर, ठीक है, अनियमित रूप से मोटी है। कोशिकाएं गोलाकार होती है, पहली बात तो। गोलाकार, अंडाकार या फिर बहुभुजाकार होती है। और कोशिका भित्ति मोटी होती है, किस कारण होती है? आपको एक सवाल आया था जिसमें सेलुलोज और पैक्टिन दे रखा था, उसके जमाव के कारण, सेल्यूलोज और पैक्टिन के जमाव के कारण कोशिका भित्ति इसकी मोटी होती है। कोलेन काइमा पौधे को लचीलापन प्रदान करती है। तो इतने बता दिया आपको। उत्तक का निर्माण मृत कोशिकाओं के संयोजन से। भाई ज्यादा नहीं बताऊंगा, सीधा ही टिक करेंगे स्क्लेरेन काइमा 44 का ए। अगला सवाल देखते हैं, चलिए। उत्तक हमारे मुख की आंतरिक अस्तर का निर्माण करता है। तो ये शुरुआत में ही था आपका। आपकी आहार नाल है या फिर ग्रास नली है, और मुंह का आंतरिक अस्तर होता है वो शल की उपकला है, वो भी सरल शल की उपकला, सरल शल की उपकला। ठीक है, विकल्प बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहां पर एक मिस्टेक कर दी अपन ने, ये स्त्रित शल की उपकला होना चाहिए। ग्रुप डी 2018 में पूछा गया है, एनसीईआरटी में दे रखा है। मुंह और आहार नाल के अंदर का हिस्सा अपन खाने में काम में लेते हैं, चबाने में काम में लेते हैं, जहां पर आपका घर्षण होता है। तो घर्षण होने से रगड़ होती है, फ्रिक्शन होता है, और वहां पर मोटी और कई परतों वाली उपकला चाहिए, यानी स्तर लेयर वाली चाहिए। केवल सरल शल्की से काम नहीं बनेगा, इसलिए यहाँ पर कई परतों वाली या फिर स्तृत शल्की उपकला यहाँ पर करेक्ट होना चाहिए। विकल्प सी इसका करेक्ट करेंगे। बाकी यहाँ पर मैं आपको एक एक करके सरल शल्की की बात करें ना, सरल शल्की तो आपके रक्त नलिकाएं, ब्लड वेसल, रक्त नलिकाओं में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का सेवन होता है सरल शल की उपकला के माध्यम से। स्त्रित शल की आपको बता दिया, त्वचा की एक तो बाहरी परत और मुंह और आहार नाल का स्तर हो जाएगा। स्तंभाकार उपकला, स्तंभाकार है आंतों का भीतरी स्तर, ठीक है, आंतों की भीतरी परत जो अवशोषण का काम करती है वो स्तंभाकार है। पक्षमापी स्तंभाकार एपिथेलियम है। एक तो ये श्वास नली, जहां श्वास नली, और दूसरा जहां अपन कहते हैं श्लेष्मार धूल के कारण बाहर निकाला जाते हैं, वहां पर ये होती है पक्षमापी स्तंभाकार। एक घनाकार भी आपको शुरुआत में बताई थी, घनाकार, ये बार बार एग्जाम आते हैं। वृक्कीय नली, वृक्कीय नली, लार ग्रंथि की नली घनाकार होती है। पादपों में लचीलापन प्रदान करने के लिए कोलेन काइमा। कौन सा एक संयोजी उत्तक नहीं है? देखिए संयोजी उत्तक आपका अस्थि है, रक्त है, तंत्रिका कोशिका, न्यूरॉन संयोजी उत्तक नहीं है। तो 47 का ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सामान्य स्थायी उत्तक नहीं है, जाइलम है, ये जटिल स्थायी उत्तक है, बाकी तीनों ही एक सरल स्थायी उत्तक है। ये पूछ रहा कि सरल स्थायी उत्तक कौन सा नहीं है, तो ये तीनों तो सरल स्थायी उत्तक है, जाइलम नहीं है। कोशिकाओं को शिथिल रूप से पैक किया जाता है ताकि बड़े अंतर कोशिकीय स्थान प्राप्त हो सके। शिथिल रूप से पैक करते हैं, वो किस में होगा शिथिल रूप से पैक? तो आपका 49 का ए है, पेरेन्काइमा में। पेरेन्काइमा जो सबसे अधिक पाया जाता है और उसमें गैप होता है, इस प्रकार से पेरेन्काइमा में होता है कि अंतर कोशिकीय अवकाश ज्यादा देखने को मिलता है, शिथिल रूप से पैक होते हैं। फ्लोएम के अतिरिक्त निम्नलिखित में से क्या अन्य सभी से बना होता है? फ्लोएम के अतिरिक्त निम्नलिखित में से क्या अन्य सभी से बना होता है? देखिए फ्लोएम के भाग की बात करेंगे तो उसमें उदरीय नाम का कोई टर्म नहीं आता है। फ्लोएम में 5 प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं। एक तो आपके सीव ट्यूब्स होती है जिसे आप बोलते हो चालनी नलिका, उसके बाद यहाँ पर होता है चालनी कोशिका भी होती है, साथी कोशिका भी होती है जिसे आप कंपेनियन सेल कहते हो। फ्लोएम पेरेन्काइमा भी देखने को मिलता है, फ्लोएम फाइबर भी देखने को मिलता है, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती है, लेकिन उदरीय कोई पार्ट नहीं है। पादप कोशिका भित्ति से बनी होती है। पादप कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? तो 51 का आपने पेरेन्काइमा में भी देखा था, वही यहाँ पर आंसर आप करेक्ट करेंगे। बी करेक्ट है 51 का, सेलुलोज और पैक्टिन से। किस प्रकार के उत्तक ग्रंथियों का निर्माण करते हैं? किस प्रकार के उत्तक हैं वो ग्रंथियों का निर्माण करते हैं? उपकला प्रकार के उत्तक ग्रंथियों का निर्माण करते हैं, उपकला एपिथेलियम टिश्यू। किसमें मृदुपेशी उत्तक होते हैं? मृदुपेशी उत्तक किसमें हो जाएंगे? 53। तो 53 का विकल्प बी करेक्ट हो जाएगा। 1 और 2 पाचन तंत्र और धमनी, इसमें मृदुपेशी उत्तक होते हैं जो
पाचन तंत्र और धमनी हृदय और पैर की पेशी में नहीं होते हैं। ये आपका अगला सवाल देखते हैं, चालनी पट्टिकाएं किसमें पाई जाती है? तो चालनी पट्टिकाएं या फिर मैं कह सकता हूं सीयू प्लेट्स, ये चालनी नलिका जो फ्लोएम के अंतर्गत आती है, फ्लोएम के अंतर्गत आती है। तो चालनी पट्टिकाएं चालनी नलिका का भाग है, चालनी नलिका, फ्लोएम नलिका कोशिकाएं, इसमें करेक्ट हो जाएगा। सह कोशिकाएं ये कंपेनियन जो अलग सेल होती है, तो इसमें विकल्प सी करेक्ट हो जाएगा 54 का। नेक्स्ट देखते हैं, प्रोटीन संकुचित और शिथिल होता है जिसके कारण पेशियां गति करती है। तो 55 ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा ए संकुचनशील। तो संकुचनशील प्रोटीन संकुचित और शिथिल होता है, नाम से स्पष्ट है। जाइलम वाहिकाओं को जलरोधी क्या बनाता है? जलरोधी, जाइलम वाहिकाओं को जलरोधी, इससे पहले अपन ने कोशिका में भी बात की थी, वो लिग्निन बनाता है जलरोधी। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक त्वचा के नीचे तथा आंतरिक अंगों के बीच में पाया जाता है? त्वचा के नीचे तो और आंतरिक अंगों के बीच में पाया जाता है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वसा, फैट, एडिपोज टिश्यू आप कह सकते हो। त्वचा के नीचे होगा और आंतरिक अंगों के बीच में होगी फैट, वसा उत्तक, एडिपोज टिश्यू करेक्ट हो जाएगा 57 का। नेक्स्ट देखते हैं 58, हृदय पेशी कोशिकाएं कैसी होती हैं? हृदय पेशी कोशिकाएं कैसी होती हैं? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा हृदय पेशी कोशिकाएं, हृदय पेशी जो अनैच्छिक पेशियां होती है केवल हृदय में पाई जाती है और जीवन भर लयबद्ध रूप से ये संकुचित होती है और प्रसार करती है, ठीक है। तो ये पेशियां, हृदय पेशी एक तो होती है बेलना, इसकी कोशिकाओं की बात कर रहे हैं, कोशिका कैसी होती है? बेलनाकार होती है और शाखाएं होती है, ऐसा नहीं इसमें शाखाएं नहीं होती, शाखाओं युक्त होती है, शाखाओं वाली होती है, लेकिन केंद्रक एक होता है, बेलनाकार शाखाओं वाली और एक केंद्रक। तो एक केंद्रक बेलनाकार शाखित, विकल्प बी करेक्ट हो जाएगा। ये इनकी विशेषता, हल्की धारियां भी इसमें दिखाई देती है, रेखित पेशियों से मिलती जुलती यहां पर है, लेकिन ये अनैच्छिक है, हृदय पेशी है, ये अनैच्छिक है, जीवन भर निरंतर ये कार्य करती है। बाकी आपको बता दूं, यहाँ पर पेशियों के पर बात करते हैं ना, पेशी उत्तक की बात करते हैं जिसमें 3 प्रकार की, एक तो रेखित पेशी, कंकाल पेशी कह सकते हो, चिकनी पेशी और हृदय पेशी। रेखित पेशी होती है वो आपके ऐच्छिक पेशी होती है, आपकी इच्छा से चलने वाली होती है, वॉलेंट्री मसल होती है, कंकाल पेशी भी उसे कहा जाता है। और जो रेखित पेशी या फिर ऐच्छिक पेशी, कंकाल पेशी जो स्टेटेड मसल होती है वो होती है लंबी बेलनाकार, लंबी होती है रेखित पेशी जो अपनी इच्छा से चलती है, बेलनाकार होती है, शाखा रहित होती, शाखाएं नहीं होती है, और नाभिक होता है एक से अधिक केंद्रक होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है, बहुनाभिकीय होती है। क्या? ऐच्छिक पेशी, बेलनाकार, शाखा रहित और बहुनाभिक इंपोर्टेंट है रेखित पेशी के बारे में। और चिकनी पेशी है जो अनैच्छिक पेशी होती है, चिकनी पेशी अनैच्छिक पेशी होती है। जिस प्रकार अपनी आहार नली है, रक्त नलिकाएं, मूत्रवाहिनी, फेफड़े की नली, सोचनी, ये आंख की पलक, ये अपनी इच्छा से थोड़ी चलती है। ये आरेखित पेशी है, आरेखित या फिर चिकनी पेशी, जिसकी कोशिकाएं लंबी होती है और चिकनी पेशी में होती है तरकु रूपी, यानी स्पिंडले सेप्ट, यानी नुकीला होगा, आखिरी सिरा उसका नुकीला होगा इस प्रकार से। और केंद्रक एक ही होता है चिकनी पेशी में, जो आपकी अनैच्छिक पेशी है, हृदय भी एक तरीके से अनैच्छिक पेशी है, तो हृदय में भी एक केंद्रक होता है और इधर भी एक केंद्रक, लेकिन तर्कयुक्त होती है, ये ध्यान देना। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला सवाल देखते हैं, शल्की उपकला उत्तक फेफड़ों की कुपिका और जंतुओं के अन्य भागों में पाया जाता है। फेफड़ों की कुपिका में होता है बिल्कुल शल्की उपकला, जहां संकुचन और शिथिलन होता है। तो शल्की उपकला और संकुचन और शिथिलन की बात करें तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए अस्थाई। स्थायी नहीं होता शल्की उपकला में, फेफड़ों की कुपिका में और जंतु के अन्य भागों में पाई जाती है। जहां संकुचन और शिथिलन है अस्थायी होता है। करेक्ट आंसर। हिस्टामिन स्राव कोशिकाओं में पाई जाती है। हिस्टामिन स्राव कोशिकाओं में पाई जाती है। संयोजी उत्तक, हिस्टामिन स्रावी कोशिकाएं संयोजी उत्तकों में पाई जाती है, कनेक्टिव टिश्यू में। उत्तक क्या है? एलपी में पूछा हुआ है 2018 में, उत्तक क्या है? इजी सवाल है ये, डी करेक्ट हो जाएगा। कोशिकाएं जो उत्पत्ति, स्वरूप और कार्य में समान होती हैं वो मिलकर उत्तक का निर्माण करती है।
कहने का मतलब उत्तक को आपको डिफाइन करना बोले तो एक तो ये कोशिकाओं का ग्रुप है, कोशिकाएं मिलकर उत्तक बनाती है, ठीक है, कोशिकाओं का समूह। और ये समूह क्या काम करता है या फिर कैसा होता है, आकृति में समान, ऐसी कोशिकाओं का ग्रुप होगा जो कोशिकाएं आकृति में समान, उत्पत्ति ओरिजिन वो भी समान, और एक विशिष्ट कार्य को मिलकर पूरा करते हैं। एक काम सभी कोशिकाएं मिलकर जो आकृति और उत्पत्ति में समान हो काम करेगी और मिलकर ये उत्तक का निर्माण करती है। तो उत्तक कोशिकाओं का एक संगठित समूह कह सकते हो जो विशेष कार्य को बहुत ही अच्छे वे से अति दक्षता के साथ काम पूरा करता है। जैसे रक्त उत्तक के उदाहरण में ब्लड एक उत्तक है। ऑक्सीजन और पोषक तत्वों का परिवहन का काम करती है सारी कोशिकाएं मिलकर, एक जो समान तरह की होती है। पौधों में भोजन का परिवहन करता फ्लोएम, पेशी के लिए गति के लिए पेशी होता है। निम्नलिखित में से क्या बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक उत्तक के रूप में कार्य करता है, भ्रूण के लिए पोषक उत्तक के रूप में कार्य करता है, तो यहां पर हो जाएगा भ्रूण पोष। पादपों में प्राथमिक वृद्धि किसके द्वारा होती है, पादपों में प्राथमिक वृद्धि होती है आपके पार्श्व अंतर्वेशी शीर्ष। एक तो आपका शीर्ष आना चाहिए, डी तो आएगा, लेकिन डी यहां पर सभी में है, वृद्धि के लिए शीर्ष जरूरी। देखिए प्राथमिक वृद्धि का मतलब है कि उसकी लंबाई में वृद्धि, पौधे की लंबाई बढ़ती है तो शीर्ष विभज्योतक के कारण लंबाई बढ़ती है। जो पार्श्व विभज्योतक आता है ना आपका कैम्बियम में, ये द्वितीयक वृद्धि के लिए जिम्मेदार है। द्वितीयक वृद्धि यानी पौधे की मोटाई में। तो पार्श्व विभज्योतक बी है, वो तो ऑप्शन आपको लेना ही नहीं, जिसमें बी है वो तो आपको लेना ही नहीं है, सी और डी ही रह जाएगा। देखिए पार्श्व विभज्योतक आपका द्वितीयक वृद्धि है, जो उसकी मोटाई पौधे की बढ़ती वो है, और बाकी अंतर्वेशी और शीर्ष विभज्योतक है ये उसकी लंबाई बढ़ाते हैं, तो ये करेक्ट हो जाएगा। मरुस्थलीय पादपों में बाह्य त्वचा पर नामक मोटा मोमी आवरण उपस्थित होता है। मरुस्थलीय पादपों के बाह्य त्वचा पर कौन सा मोमी आवरण होता है, क्यूटिन का बना होता है। बाह्य त्वचा पर क्यूटिन नामक मोटा मोमी आवरण होता है, जल के नुकसान को बचाता है, ये क्यूटिन का होता है। नेक्स्ट देखते हैं, अंतर्वेशी विभज्योतक कहां पाए जाते हैं। अंतर्वेशी विभज्योतक है कहां पाए जाते हैं, तो ये आपके पाए जाते हैं पत्तियों के जो नोट्स है आधार है वहां पर। नीचे दिए गए दोनों चित्र ए और बी पादपों में स्क्लेन काइमा उत्तक के हैं, फिर भी वे अलग दिखते हैं, ऐसा क्यों। स्क्लेन काइमा उत्तक के हैं लेकिन दिखने में अलग हैं, क्योंकि अलग अलग एंगल से यहां पर आपको दिखाया जा रहा है। तो कौन कौन से एंगल है वो आपको बताना है, ग्रुप डी 2022 में पूछा गया था। तो दो अलग अलग काट हैं, ये जो आपको चित्र दिख रहा है ना, ये तो है स्क्लेन काइमा की अनुप्रस्थ काट। अनुप्रस्थ किस प्रकार से, ये एनसीईआरटी में इस प्रकार इमेज दे रखा है और उसके नीचे ये लिख रखा है कि ये आपके अनुदैर्ध्य काट है और एक अनुप्रस्थ काट है। तो आपको दिमाग में रखना है कि ये वाले अनुप्रस्थ काट है और ये अनुदैर्ध्य काट है। अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य काट है स्क्लेन काइमा, जिसकी कोशिकाएं लंबी, पतली, संग्रीय और नुकीले सिरे होते हैं इस प्रकार से, ठीक है। मृत कोशिकाएं होती हैं, भित्ति लिग्निन के कारण यहाँ पर इसकी भित्ति मोटी होती है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, कौन सा चित्र फ्लोएम में खाद्य पदार्थ की गति का सही प्रतिनिधित्व करता है। अब देखिए खाद्य पदार्थ कहां पर बनते हैं, पत्तियों में बनता है खाना। अब पत्तियों से पौधे के अन्य भाग में जाएगा, तो थोड़ा चित्र यहाँ पर स्पष्ट नहीं है, कुछ मैं आपको बता देता हूं। पत्तियों से भोजन जाएगा अन्य भाग में, तो एक्चुअली यहाँ पर इसमें यह समझाया जा रहा है कि फ्लोएम की गति होती है द्विदिशीय, दोनों दिशा में, ऊपर नीचे एरो रहेगा। यहाँ पर ये जो भोजन है बन रहा है पत्तियों से, नीचे आएगा, ऊपर की डायरेक्शन में भी यहां से जाएगा, तो दोनों दिशाओं में यहाँ पर गति देखने को मिलती है, और इसका विकल्प आपका डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चले, तंत्र तरल पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाता है। सेहवनी तंत्र तरल पदार्थ को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है। 68 का सेहवनी तंत्र हो जाएगा जाइलम फ्लोएम में। सरल उपकला होती है, सरल उपकला होती है, तो यहां पर करेक्ट आंसर, कितनी मोटी होती है सरल उपकला, उपकला सरल एकदम बहुत पतली, एक कोशिका जितनी मोटी होती है। सरल उपकला है एक कोशिका जितनी मोटी होती है, यानी इसमें केवल एक ही लेयर पाई जाती है, इसलिए एक कोशिका जितनी मोटी। मानव में अपरा उत्तक द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कार्य किया जाता है। अपरा प्लेसेंटा की बात हो रही है, अपरा की बात हो रही है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका भ्रूण से अपशिष्ट पदार्थ को निकालना और भ्रूण को पोषण प्रदान करता। ये मां से कनेक्ट होती है अपरा प्लेसेंटा, जो भ्रूण को, शिशु को गर्भावस्था में पोषण प्रदान किया जाता है। एरियुलर उत्तक अंग के रिक्त स्थान को भरता है, डैश अंगों की सहायता करता है और उत्तकों की मरम्मत करता है। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एरियुलर उत्तक अंग के
अंदर रिक्त स्थान को भरता है, अंग के अंदर ही तो भरेगा, और आंतरिक अंगों की सहायता करता है और उत्तकों की मरम्मत का काम करता है। बिल्कुल यहां पर विकल्प सी करेक्ट हो जाएगा 71 का। तो इस टाइप से आपने देखे उत्तक संबंधित वेरियस जो रेलवे एग्जाम से पूछे गए सवाल और उनके क्या आंसर हैं। लगभग आपके 71 सवाल एक ही वीडियो में कवर हो चुके हैं, और अपन मिलेंगे इसी, देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर कौन सा कवर करते हैं। ये अपनी बुक है टेक्स्ट बुक की 4000 क्वेश्चंस की स्मार्ट बुक, आप ले सकते हो। तो इसमें ये चैप्टर आपको दे रखा है स्मार्ट आंसर कुंजी है, उत्तक अपना कंप्लीट हो गया है, और बायो का ही अगला एक चैप्टर जैव अणु अपन कंप्लीट करेंगे। तो बने रहेगा, और इस प्रकार प्लेलिस्ट से आप कनेक्ट हो सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी। और जो इंपॉर्टेंट ई बुक वगैरह है टॉप ट्रेनिंग जीके की, वो हमारी वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम से कनेक्ट हो जाना, और टेक्स्ट बुक के ऑफर अभी चल रहे हैं टीटीजी के कूपन कोड से आप पास प्रो है प्रैक्टिस के तौर पर, मॉक टेस्ट के तौर पर कूपन कोड लगाकर यहाँ पर ज्वाइन हो सकते हो। मिलते हैं नए वीडियो में, बाय बाय।